जब भी हम रात्रि के अंधकार में ऊपर की ओर देखते हैं तो हमें अंतहीन तारों से भरा ये चमचमाता हुआ आसमान नजर आता है। क्योंकि हम इसे पृथ्वी से देखते हैं इसलिए ये आकाश अंतहीन दिखाई देता है, लेकिन यह इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा भर है। हम में से अधिकतर लोग ये तो जानते ही हैं कि पृथ्वी पर इतनी विकसित सभ्यता का विकास कैसे हुआ, लेकिन हम सभी जीव जिस पृथ्वी पर रहते हैं वह पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है और यह सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है और यह गैलेक्सी इस विशाल और अनंत ब्रह्मांड का एक बहुत ही छोटा भाग है। हमारा ये ब्रह्मांड अत्यंत ही विशाल है। ये इतना बड़ा है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इस अनंत और फैलते हुए ब्रह्मांड में कहीं पर तो अपार रोशनी का भंडार है तो वहीं दूसरी ओर कहीं पर घोर अंधकार का साया मौजूद है। कहीं पर करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रहता है तो कहीं पर एब्सोल्यूट जीरो वाली ठंड। कहीं पर हमारे सूरज से भी करोड़ों गुना घनत्व वाले तारे मौजूद हैं तो वहीं कहीं पर बर्फ से भी ठंडे ग्रहों का राज चलता है। इसी अनंत ब्रह्मांड में कुछ जगह ऐसी मौजूद हैं जहां जीवन का अस्तित्व है, जहां जीवन फलता फूलता है, तो कहीं पर ऐसी भी जगह मौजूद हैं जहां पर समय यानी कि काल का भी अस्तित्व नहीं है। इस ब्रह्मांड का जन्म ही अपने आप में एक विशेष घटना है, एक ऐसी घटना जिसके बाद इस ब्रह्मांड की पूरी रूपरेखा ही बदल गई। प्रकाश की गति से भी तेज गति से चलने वाला ये ब्रह्मांड आज 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैल चुका है। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जब भी हम ब्रह्मांड की बात कर रहे हों तो ये समझ लेना चाहिए कि ब्रह्मांड भी दो तरह के होते हैं, एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी कि दृश्य ब्रह्मांड और दूसरा अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी कि अदृश्य ब्रह्मांड। अब मुख्य सवाल ये है कि यह दृश्य ब्रह्मांड आखिर क्या है। तो दृश्य ब्रह्मांड इस अनंत ब्रह्मांड का वह भाग है जिसे हम माप सकते हैं, लेकिन वहीं इस ब्रह्मांड के बाहर क्या मौजूद है ये कोई नहीं जानता और जिस एरिया के बाद हमारी दृष्टि नहीं देख पाती उसे ही हम अदृश्य ब्रह्मांड कहते हैं। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो दृश्य ब्रह्मांड के अलावा जो भी ब्रह्मांड बचता है वह अदृश्य ब्रह्मांड में आता है, क्योंकि हम उसे नहीं जानते। इस ब्रह्मांड में हम केवल दृश्य ब्रह्मांड को ही जानते हैं, इसलिए हम केवल उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे सफर की यात्रा पर चलेंगे जहां हम ब्रह्मांड के जन्म से लेकर पृथ्वी पर फलने फूलने वाले इस विकसित मानव सभ्यता के साथ अपने आने वाले भविष्य की भी एक झलक देखेंगे। हम ये देखेंगे कि कैसे हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, कैसे इस ब्रह्मांड में तारों का जन्म हुआ, कैसे निहारिका से लेकर धूमकेतु तक के पिंड बने और कैसे हमारी पृथ्वी जैसे अद्भुत ग्रह का जन्म हुआ जहां की किसी एक छोटी सी जगह में बैठकर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। ब्रह्मांड के इस विस्तार को जानने के लिए हमें आज से करीब 13.8 अरब साल पीछे जाना होगा। ये यात्रा शुरू होती है एक छोटी सी डॉट से, एक ऐसी डॉट जिसमें अत्यंत ऊर्जा का समावेश था, एक ऐसी डॉट जिसमें सब कुछ समाहित था। इसमें तारे, ग्रह, उल्का, गैलेक्सी, निहारिका, डार्क मैटर, प्रकाश, यहाँ तक कि समय, सब कुछ एक छोटे से बिंदु में ही समाहित था। किसी को क्या पता था कि यही एक छोटी सी डॉट किसी दिन एक विशाल और अनंत ब्रह्मांड का रूप ले लेगी। ये ब्रह्मांड की वो स्थिति थी जहां पर भौतिकी के कोई भी नियम लागू नहीं होते और इस अवस्था में स्पीड और टाइम का भी कोई वजूद नहीं था। लेकिन फिर एक दिन किसी अज्ञात कारण से इसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और इसी विस्फोट के साथ जन्म होता है हमारे इस विशाल ब्रह्मांड का। इस छोटी सी डॉट में महाविस्फोट के बाद एक सेकंड से भी कम समय में इसकी पूरी एनर्जी चारों ओर फैल जाती है। इस धमाके को हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। बिग बैंग इस ब्रह्मांड की वह घटना थी जिसने इस ब्रह्मांड के स्वरूप को ही बदल कर रख दिया। इस विस्फोट के बाद एक सेकंड से भी कम समय को प्लांक टाइम कहा जाता है, क्योंकि इस समय यह ब्रह्मांड प्लाज्मा अवस्था में था। इस भयंकर महाविस्फोट के 10 से 30 मिलीसेकंड के बाद अत्यधिक ऊर्जा का अस्तित्व सामने आया और इसी समय क्वार्क, इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन जैसे मूलभूत कणों का निर्माण हुआ। उस समय ब्रह्मांड में ज्यादातर मात्रा में फोटोन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ही मौजूद थे। इस विस्फोट के लगभग 1 मिलीसेकंड से भी कम समय में समय भी अस्तित्व में आ गया। अब विस्फोट के लगभग 1 सेकंड बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ साथ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बनने लगे। ये एटॉमिक पार्टिकल बाद में आगे चलकर मैटर और एंटी मैटर का निर्माण करते हैं।
यह मैटर और एंटी मैटर आपस में टकराते रहते हैं और एक दूसरे को नष्ट करते रहते हैं, लेकिन यहाँ एंटी मैटर से ज़्यादा मैटर की मात्रा थी, इसीलिए कुछ मैटर नष्ट होने के बाद बचा रहता है और इसी मैटर में एक भयानक विस्फोट होता है और इसी विस्फोट के साथ जन्म होता है इस ब्रह्मांड के पहले अणु का। हमारे इस ब्रह्मांड के विस्तार में हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा योगदान है। हाइड्रोजन के साथ ही इस ब्रह्मांड में ग्रेविटी का जन्म होता है। ये ग्रेविटी हाइड्रोजन के अणुओं को कंप्रेस करती है, जिसके बाद जन्म होता है हीलियम का। बिग बैंग महाविस्फोट के करीब 3 मिनट बाद इस ब्रह्मांड का तापमान गिरकर करीब 1 अरब डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जिसके बाद निर्माण होता है कॉस्मिक रेडिएशन का, जिसके सबूत आज भी देखे जा सकते हैं। ब्रह्मांड धीरे धीरे फैलने लगता है। ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन और हीलियम में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसके कारण जन्म होता है इस ब्रह्मांड के पहले तारे का। ब्रह्मांड की ये प्लाज्मा अवस्था महाविस्फोट के बाद करीब 3,80,000 सालों तक चलती है और इस 3,80,000 सालों के समय को डार्क टाइम कहा जाता है। इसे डार्क टाइम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय ब्रह्मांड में कहीं पर भी नाम मात्र की रोशनी नहीं थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा विस्फोट होता है और वहाँ रोशनी नहीं होती, तो हाँ, ये बिल्कुल सच है। विस्फोट के दौरान ब्रह्मांड का तापमान अपनी चरम सीमा पर होता है, लेकिन ये सब प्रक्रिया अंधेरे में चल रही होती है क्योंकि उस वक्त रोशनी पैदा करने वाला कोई भी तारा या ग्रह मौजूद नहीं था। लेकिन जैसे ही हीलियम और हाइड्रोजन के न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद इस ब्रह्मांड को अपना पहला तारा मिलता है, वैसे वैसे इस ब्रह्मांड का डार्क टाइम भी खत्म होता जाता है और ब्रह्मांड में प्रकाश का जन्म होता है। इस तरह ब्रह्मांड का विस्तार होने लगता है। बिग बैंग महाविस्फोट के करीब 4 लाख साल बाद बिग बैंग से निकले कॉस्मिक मैटर और अणुओं से उपग्रह, धूमकेतु और कई सारे पिंडों का निर्माण होता है। इसके बाद ग्रेविटी अपना काम करती है और इन सभी पिंडों को एक ग्रुप में जोड़ देती है और इन्हीं ग्रुप से निर्माण होता है निहारिकाओं का, और इसके बाद इसी ग्रेविटी के कारण गैलेक्सियों का निर्माण होता है। और इसके बाद करीब 8 अरब साल तक ब्रह्मांड में प्रलय और निर्माण का कार्य चलता रहता है। महाविस्फोट के करीब 9 अरब साल बाद एक निहारिका में भयंकर विस्फोट होता है, जिससे जन्मता है हमारा ये सौरमंडल। और सौरमंडल में सबसे पहले निर्माण होता है हमारे सूर्य का। सूर्य के निर्माण के बाद बनते हैं अन्य ग्रह और हमारी खूबसूरत पृथ्वी। लेकिन जब ये धरती अस्तित्व में आई तो क्या ये उतनी ही खूबसूरत थी जितनी की आज है? क्या ये उतनी ही व्यवस्थित थी जितनी की आज है? तो ऐसा नहीं है। जब धरती अस्तित्व में आई तो वो नर्क से भी ज्यादा बदतर हालत में थी। हमारी पृथ्वी ज्वालामुखी और गर्म लावा से धधकता हुआ गोला मात्र थी। जब हमारी पृथ्वी अस्तित्व में आई तब वह अपने अक्ष पर बहुत तेजी से घूमती थी और उस वक्त पृथ्वी पर एक दिन महज 6 घंटे का हुआ करता था। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमारी पृथ्वी रहने लायक ही नहीं थी तो फिर आज कैसे इस पृथ्वी पर इतना सुंदर जीवन फल फूल रहा है। ये बात सच है कि आज हमारी पृथ्वी किसी स्वर्ग से कम नहीं है, लेकिन ये उस वक्त वैसी नहीं थी जैसी कि आज है। लेकिन उस वक्त कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिससे इस पृथ्वी का पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और ये पृथ्वी हम इंसानों के रहने लायक बन गई। चलिए अब जानते हैं कि आखिर पृथ्वी पर वे हालात कैसे उत्पन्न हुए जिससे आज हम इस पृथ्वी पर राज करते हैं। जैसा कि हम अभी जान चुके हैं कि एक निहारिका में भयंकर विस्फोट से हमारे सौरमंडल का निर्माण होता है और हमारे सौरमंडल के पहले पिंड यानी कि सूर्य का निर्माण होता है। यहाँ भी हमारे लिए ग्रेविटी किसी वरदान से कम साबित नहीं हुई और ग्रेविटी ने यहाँ भी वही काम किया जो बिग बैंग महाविस्फोट के एक क्षण बाद ही इस पूरे ब्रह्मांड में किया था। निहारिका में हुए इस विस्फोट के दौरान इंटरस्टेलर गैस और धूल के बादलों को ग्रेविटी ने एकजुट किया, जिसका ज्यादातर भाग बीच में जमा हो गया और इससे जन्म हुआ हमारे सूरज का। सूरज ने 90% से ज्यादा गैस और धूल को अपने अंदर समेट लिया और बचे हुए धूल के कण और गैस ने एक छल्ले का रूप ले लिया, जिसके बाद जन्म हुआ हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों का और इन्हीं ग्रहों में शामिल थी हमारी ये पृथ्वी। जहां हमारे साथ एक अनोखी घटना घटी जो केवल हमारे ही ग्रह के साथ हुई, और वह घटना ये थी कि हमारी पृथ्वी का जन्म जिस क्षेत्र में हुआ वह एक अद्भुत क्षेत्र था। उस क्षेत्र में पानी तरल रूप में बना रहता था। यह हमारे लिए एक सौभाग्य की बात थी क्योंकि हमारे जीवन के लिए मूलभूत तत्व पानी ही है, जिसकी वजह से आज हमारा पृथ्वी पर अस्तित्व है।
दूसरा, हमारी पृथ्वी इस अद्भुत जोन के 1/3 हिस्से में मौजूद है। इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो ब्रह्मांड ने पृथ्वी का निर्माण हम मनुष्यों को ध्यान में रखकर ही किया है। लेकिन फिर भी पृथ्वी के हालात ऐसे नहीं थे कि वहां पर जीवन पनप सके। जीवन पनपना तो छोड़ो, वहां पर जीवन की आशा रखना भी नामुमकिन था। लेकिन फिर अभी से करीब 4 अरब साल पहले, जब पृथ्वी एक धधकता हुआ आग का गोला हुआ करती थी, तब लगभग मंगल ग्रह के आकार का एक आकाशीय पिंड पृथ्वी से अचानक टकराया। इस आकाशीय पिंड के पृथ्वी से टकराने से पृथ्वी का थोड़ा सा हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में फैल गया और ग्रेविटी के कारण पृथ्वी के ही चक्कर लगाने लगा। यहाँ एक बार ग्रेविटी फिर से हमारे लिए वरदान साबित हुई। कुछ समय पश्चात इस ग्रेविटी के कारण यह चक्कर लगाने वाले पदार्थ आपस में जुड़ गए और एक ठोस पिंड का आकार ले लिया। यह पिंड कोई और नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी का इकलौता उपग्रह चंद्रमा था। अब यहाँ हुआ ये कि चंद्रमा की ग्रेविटी अत्यंत तीव्र थी और इसी चंद्रमा की ग्रेविटी ने पृथ्वी को 23.5 डिग्री के झुकाव पर स्थित कर दिया। यह घटना भी हमारे लिए एक वरदान साबित हुई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर दिन और रात का निर्धारण चंद्रमा के कारण ही होता है। दिन और रात ही नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी पर मौसम संबंधित चीजें भी चंद्रमा के कारण ही बदलती हैं। इसीलिए हमारे इस चंद्रमा का हमारी पृथ्वी पर बहुत गहरा प्रभाव है और चंद्रमा का जन्म होना हमारी पृथ्वी के लिए एक सौभाग्य की बात है। चंद्रमा के जन्म के बाद हमारी पृथ्वी पर एक दिन 22 घंटों का होने लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अब जबकि चंद्रमा का जन्म हो चुका है तो हमारी ये पृथ्वी फलने फूलने योग्य हो गई होगी। लेकिन रुकिए जनाब, अभी यहाँ जीवन तो छोड़ो, जीवन की कल्पना करना भी नामुमकिन था। क्योंकि चंद्रमा का जन्म तो हो चुका था, लेकिन फिर भी अभी परिस्थिति ऐसी नहीं थी जैसी कि आज है। अभी पृथ्वी पूरी तरह बेजान और निर्जीव थी। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे समय बीतता गया हमारी पृथ्वी ठंडी होती गई और पृथ्वी की सतह काफी ठोस बन गई। लेकिन इन सब के बावजूद अभी पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने वाले मूलभूत तत्व मौजूद नहीं थे। उन तत्वों में से विशेषकर पानी। समय बीतता गया और धरती इसी तरह परिवर्तित होती रही और एक समय पर धरती पर शुरू ही एक महाप्रलय। और ये महाप्रलय 1-2 दिन या 2 सालों तक नहीं चली बल्कि ये कई सालों तक चलती रही। इस महाप्रलय के दौरान धरती पर एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स की बारिश होती रही। वैसे तो ये महाप्रलय किसी भी तरह से नुकसानदायक साबित नहीं हुई क्योंकि इस महाप्रलय ने पृथ्वी पर जीवन के नए रास्तों को जन्म दिया। इसीलिए ये महाप्रलय भी हमारे लिए एक वरदान ही साबित हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई महाप्रलय हमारे लिए वरदान कैसे साबित हो सकती है। तो दोस्तों, ब्रह्मांड का ये महाविस्फोट भी एक महाप्रलय ही था जिसके बाद एक नए ब्रह्मांड का जन्म हुआ और इसी ब्रह्मांड में आज हम निवास करते हैं। इसी तरह पृथ्वी पर होने वाली यह महाप्रलय भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी थी। वो कैसे, आइए समझते हैं। कॉमेट्स अपने साथ पानी लेकर आते हैं और आकर धरती पर गिर जाते हैं जिससे धरती पर पानी अत्यधिक मात्रा में जमा हो गया और सालों तक पृथ्वी से कॉमेट्स के टकराव होने के कारण पृथ्वी पर समुद्र और नदियों का निर्माण हो गया। इस तरह हमारे जीवन का एक मूलभूत तत्व पानी पृथ्वी पर आ गया। अब हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि ये महाप्रलय हमारी पृथ्वी के लिए और हमारी पृथ्वी पर आने वाले जीवन के लिए अत्यंत लाभदायक साबित हुई। इस महाप्रलय को लेट हैवी बम्बार्डमेंट के नाम से जाना जाता है। अब जबकि पानी भी पृथ्वी पर आ चुका है और इस महाप्रलय के कारण पृथ्वी के वातावरण में भाप के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण मौजूद थे, लेकिन अभी भी पृथ्वी का वातावरण बेहद जहरीला था। आप पृथ्वी के वातावरण की स्थिति का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं जैसे आज शुक्र ग्रह पर वातावरण की स्थिति है, जहां आज जीवन का मौजूद होना तो छोड़ो, जीवन की कल्पना करना भी नामुमकिन सा प्रतीत होता है। पृथ्वी पर भी उस समय ऐसी ही विपरीत परिस्थितियां मौजूद थीं, लेकिन अब जबकि पानी और अन्य बुनियादी तत्व भी पृथ्वी पर मौजूद हैं, तो पृथ्वी पर जीवन की आशा करना संभव है। कॉमेट्स की महाप्रलय के बाद भी पृथ्वी पर भूकंप और ज्वालामुखी अपना कहर बरसा रहे थे, लेकिन ये दौर था पृथ्वी पर पहले जीवन की उपस्थिति होने का। अभी से करीब 3.3 अरब साल पहले पृथ्वी पर पहले जीव का जन्म हुआ। इस समय हमारी पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि जीवन का पहला बीज गर्म ज्वालामुखी के पास मौजूद पानी में पनपा था।
पृथ्वी पर पहले जीव का जन्म पानी में हुआ था और शायद वह जीव ऐसा था जिसे गर्मी बहुत ज़्यादा पसंद थी और शायद तब उस जीव के लिए वही परिस्थितियां उसके अनुकूल रही होंगी। अब पृथ्वी पर पहला जीव जन्म ले चुका था। यह जीव एक कोशिकीय जीव था और यह अत्यंत सूक्ष्म रूप में पैदा हुआ था और इसके बाद जीवों के विकास के क्रम में बैक्टीरिया पैदा हुए। ये बैक्टीरिया ऐसे थे जो सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में बदलते थे और इन बैक्टीरिया के जन्म के बाद हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होने लगी। यह हमारी पृथ्वी के लिए एक परिवर्तन का समय था क्योंकि अब ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होने के कारण और पृथ्वी का तापमान घटते रहने के कारण यहाँ जीवन सूक्ष्म रूप से पनपने लगा। भले ही अब पृथ्वी पर ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य बुनियादी तत्व भी मौजूद हों, लेकिन अभी ये समय ऐसा था जहाँ जीवन केवल पानी के अंदर ही मौजूद था, पृथ्वी की सतह पर नहीं, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें पृथ्वी की सतह पर पड़ती थीं, जिनका रेडिएशन इन सूक्ष्म जीवों के लिए घातक था और इनके विकास के लिए एक रोड़ा था। लेकिन वक्त गुजरता गया और कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुईं जिससे पृथ्वी के चारों ओर एक ओजोन लेयर बन गई। ये ओजोन लेयर सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है और ये आज तक भी हमारे जीवन को बचाती आ रही है। अब पृथ्वी पर जीवन एक कदम आगे बढ़ चुका है और तभी एक्टिव होता है पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों, अंतरिक्ष में हर समय सौर तूफान चलते रहते हैं, जिस वजह से हमारी पृथ्वी पर चार्ज पार्टिकल्स की बौछार होती रहती है। इन पार्टिकल्स की वजह से हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड ही हमें इन पार्टिकल्स से बचाता है। अब हमारी पृथ्वी जीवों के लिए पूरी तरह परिवर्तित हो चुकी है और ये वो समय है जब हमारी पृथ्वी पर जीवन पानी के बाहर भी पनपने लगता है। आज से करीब 40 करोड़ साल पहले धरती पर जंगलों का निर्माण होता है और जंगलों के निर्माण के साथ ही हमारी पृथ्वी हरी भरी और जीवन जीने के योग्य बन जाती है। इसके बाद अभी से करीब 30 करोड़ साल पहले ऐसे जीव अस्तित्व में आते हैं जो पानी और जमीन दोनों में रहने में सक्षम होते हैं और अब हमारी पृथ्वी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। अभी से करीब 23 करोड़ साल पहले जन्म होता है पृथ्वी पर सबसे बड़ी प्रजाति का, जो थे डायनासोर्स। ये डायनासोर पृथ्वी के पहले ऐसे जीव थे जिन्होंने इस पृथ्वी पर करीब 16.3 करोड़ सालों तक राज किया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पृथ्वी सभी तरह की विनाशकारी घटनाओं से मुक्त हो चुकी थी, क्योंकि विनाशकारी घटनाओं के रहते किसी भी प्रजाति का इतने लंबे समय तक राज करना नामुमकिन होता। लेकिन आज से करीब 6.3 करोड़ साल पहले एक एस्ट्रॉयड के पृथ्वी से टकराने के कारण डायनासोर की संपूर्ण प्रजाति का अंत हो गया और इसके करीब 1.5 करोड़ साल तक पृथ्वी ऐसे ही वीरान पड़ी रही। एस्ट्रॉयड के पृथ्वी से टकरा जाने से इस पूरी पृथ्वी पर ज्वालामुखी और भूकंप की घटनाओं ने पहले की तरह स्थान ले लिया। पृथ्वी से डायनासोर्स का राज तो खत्म हो चुका था, लेकिन उस घटना के बाद पृथ्वी पर बचे रह गए छोटे छोटे मैमल्स, जो कि हमारे पूर्वज थे। आज से करीब 5 करोड़ साल पहले जन्म होता है एक नए भविष्य का, जिसकी नींव रखी थी इन्हीं मैमल्स ने। मैमल्स का आकार आज के छछूंदर से भी छोटा था। मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव। डायनासोर के अंत के बाद इन चीजों का पैदा होना ये इस बात का संकेत देता है कि पृथ्वी पर विनाश और प्रारंभ की घटनाएं पूर्व से ही घटती आ रही हैं। इसके बाद पृथ्वी के विकास का क्रम शुरू हो गया और अभी से करीब 25 लाख साल पहले पृथ्वी पर पहली इंसानी प्रजाति होमो हैबिलियस अस्तित्व में आई। इनके अस्तित्व में आने के बाद पृथ्वी का रूप पूरी तरह बदल गया। होमो हैबिलियस हम इंसानों की वह प्रजाति थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कभी लोगों के रूप में चलती थी और इसके बाद इवोल्यूशन के चलते हम होमो हैबिलियस से होमो सेपियंस बन गए। मतलब ये कि पृथ्वी के ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ हम इंसानों का भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। होमो सेपियंस यानी कि पृथ्वी की एक बुद्धिमान सभ्यता। लेकिन अभी हमने पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत ही की है। आप सोच रहे होंगे कि जब होमो हैबिलियस अस्तित्व में आए तब ये अभी की तरह रहते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम होमो हैबिलियस एक आदिमानव के रूप में थे। ऐसे आदिमानव जो जंगल में भटकते थे, जिन्हें खाने पीने से लेकर रहन सहन, खेतीबाड़ी, वस्त्र आभूषण किसी का भी ज्ञान नहीं था। होमो हैबिलिस किसी एक कबीले के रूप में ही खाने की तलाश में इधर से उधर भटकते रहते थे। इनका अपना कोई घर नहीं होता था। इन्हें ना तो मौसम संबंधी जानकारी थी और ना ही फसलों से संबंधित जानकारी। धीरे धीरे क्रमिक विकास होता गया और क्रमिक विकास के कारण सबसे पहले आदिमानव ने आग का आविष्कार किया, जिससे जीवन थोड़ा सुगम होने लगा। उन्होंने पत्थरों के औजार बनाना सीखे,
जब होमो सेपियंस अस्तित्व में आए तब और भी आविष्कार होने लगे और आज से करीब 11,000 साल पहले इंसानों ने पहली बार फसलें उगाना शुरू किया और भोजन को लेकर पहली बार आत्मनिर्भर होने लगे। इसके बाद अभी से करीब 4,000 साल पहले हमने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया, यानी कि इंसानों ने पिरामिड जैसे अबूझ चीजों का निर्माण किया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम वही उन्नत सभ्यता हैं जिन्होंने पिरामिड जैसी चीजों का निर्माण किया? तो नहीं, हम उन उन्नत सभ्यताओं में से नहीं हैं। दरअसल होमो सेपियंस के बनने के बाद इवोल्यूशन के कारण कई बार कई सभ्यताओं का विकास हुआ और उनका अंत भी हुआ, यानी कि होमो सेपियंस के अस्तित्व में आने के बाद से लेकर अब तक कई उन्नत सभ्यताओं का जन्म और अंत हो चुका है। आज से करीब 2,500 साल पहले हमारी सभ्यता का आरंभ हुआ और तब से लेकर आज तक हम विकास की सीढ़ियों को कदम दर कदम चढ़ते आ रहे हैं। 2,500 ईसा पूर्व से लेकर आज 21वीं सदी तक हम मनुष्यों ने छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक की सफलता हासिल की है। इस दौरान हमने जमीन से लेकर आसमान तक का सफर तय किया है और पृथ्वी से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में भी गोते लगाने लगे हैं। वैसे तो हमने 2,500 ईसा पूर्व से अब तक अपने जीवन में क्रमिक विकास किया है, लेकिन 20वीं और 21वीं सदी हमारे विकास के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण सदियां हैं, क्योंकि इसी बीच हमने मानव जीवन का मूल्य समझा है और अपनी इस पृथ्वी से बाहर निकलकर इस ब्रह्मांड को जानने का प्रयास किया है। विकास के क्रम में इंसानों ने पृथ्वी के परे जाकर अंतरिक्ष में अपना पहला कदम रखा और पृथ्वी जैसे अद्भुत ग्रह के बाहर जाकर चंद्रमा पर भी अपने कदम रखे और अब मंगल की ओर भी हमने अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, अभी तक हमने जो बातें की वे बातें ब्रह्मांड के सफर से शुरू होकर हमारे आज पर खत्म होती हैं, लेकिन बातें खत्म होती हैं, सफर हमारा खत्म नहीं होता, बल्कि अभी से हमारा एक नया सफर शुरू होता है। ये सफर है हमारे भविष्य का, ये सफर है हमारे उन सपनों का जिन्हें हमारे पूर्वज हमारी आंखों में बसा कर गए हैं। दोस्तों, आज भी हम एक उन्नत सभ्यता के रूप में जीते हैं, लेकिन इस उन्नत सभ्यता का विकास यहीं नहीं रुकता। ये आज भी इस नई पीढ़ी द्वारा जारी है और आज हमने भविष्य के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई हैं जो हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए और भी ज्यादा उन्नति के अवसर प्रदान करेंगे और शायद हो सकता है कि हम इस ब्रह्मांड में सबसे उन्नत सभ्यता के रूप में भी जाने जाएं। दोस्तों, आज हम पृथ्वी के अलावा अंतरिक्ष में मंगल, चंद्रमा और सौरमंडल के अन्य ग्रहों पर जीवन बसाने के बारे में विचार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह मनुष्य जन्म और मृत्यु से परे नहीं है, उसी तरह हमारे ग्रह भी जन्म और मृत्यु से परे नहीं है। इस हिसाब से देखा जाए तो जिस तरह हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ और जिस तरह हमारी पृथ्वी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उस हिसाब से हमारी पृथ्वी का अंत भी जरूर होगा। लेकिन हमें इंसानी सभ्यता के अस्तित्व को बचाने के लिए पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर भी विचार करना होगा, ताकि वहां हमारी इंसानी सभ्यता बसाई जा सके। दोस्तों, भविष्य के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने नई नई योजनाएं बनाई हैं। कुछ योजनाएं तो पृथ्वी के विकास को लेकर हैं, तो कुछ योजनाएं पृथ्वी से परे अन्य ग्रहों के विकास को लेकर भी हैं। पृथ्वी पर इंसानों के विकास के क्रम में हमने अब तक पृथ्वी को बहुत जाना है, लेकिन जितना भी जाना है शायद उतना ही कम है। लेकिन आज भी हम पृथ्वी को विकसित करने के उपाय ढूंढते रहते हैं। आज हमने हवाई जहाज बनाए, ट्रेन बनाई, जिनसे मानव जीवन सुगम हो सके। पृथ्वी की सुगमता के अलावा हमने पृथ्वी पर रॉकेट बनाए, जिनसे पृथ्वी के बाहर की दुनिया को भी सुगम बनाया जा सके और पृथ्वी के बाहर जाकर बसा जा सके। हमने स्पेस स्टेशन बनाए, जहां आज हमारे वैज्ञानिक दिन रात काम करते हैं और इस काम में हमने काफी सफलताएं हासिल की हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम आने वाले भविष्य में समय यात्रा जैसी अद्भुत टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम परग्रही यानी कि एलियंस जैसी उन्नत सभ्यताओं से मिलने की भी कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये प्रयास कहाँ तक सफल होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है कि अभी तक हम इंसान इस पृथ्वी की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक हैं। आज हमारे ब्रह्मांड को बने 13.8 अरब साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है और आज भी ये ब्रह्मांड प्रकाश की गति से भी तेज गति से फैल रहा है। इस दृश्य ब्रह्मांड के खजाने में और क्या क्या छुपा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक अनुमान के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड में आज 200 बिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं और ब्रह्मांड में स्थित तारों या पृथ्वी जैसे ग्रहों का अनुमान लगाना तो असंभव सा है। आज हमारे वैज्ञानिक प्रमाणित रूप से कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह नहीं है जहां पर जीवन है, बल्कि जीवन के बीज तो इस ब्रह्मांड में अन्य ग्रहों पर भी फैले होंगे। ब्रह्मांड में कुछ भी हो सकता है जिसका हमें पता लगाना है और हमारे आने वाले भविष्य का ये एक प्रोजेक्ट है।
दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मेरा आपसे एक सवाल है जिसका जवाब मैं आपसे जरूर जानना चाहूँगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम इस दुनिया में क्यों हैं? क्या हम पृथ्वी पर सिर्फ अपना जीवन जीने के लिए आए हैं या फिर हमारे जीवन का ब्रह्मांड के संदर्भ में कोई उद्देश्य है? प्लीज अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपके जवाब जानने के लिए बड़ा ही उत्सुक हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।